Hello everyone, welcome to Study Time Study. This is Deepti Yadav. Guys, today is the 13th day of this best 500 MCQ series. ये सीरीज यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, यूपी पीएससी, एनटीपीसी, सीटेट, सुपर टेट एंड यूपी ट्रिपल एससी के थ्रू कंडक्ट होने वाले सारे एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है. गाइज, अगर आप में से हमारा कोई न्यू व्यूअर जो आज ही जुड़ा हो, जिसने आज हमारा वीडियो पहली बार देखा हो, तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. बिकॉज सब्सक्राइबर बढ़ने से हमें आपको लाइव पढ़ाने का मौका मिलेगा, हम आपको लाइव पढ़ा सकेंगे. और आप समझ सकते हैं कि ऐसे पढ़ने में और लाइव पढ़ने में कितना डिफरेंसेस होते हैं. तो आप मतलब जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर होंगे उनमें सब्सक्राइबर की एक लिमिट होती है, तो वहाँ पे फिर हम आप लोगों को आके लाइव पढ़ा सकते हैं. तो चलिए फिर आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं. देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं. चलिए, निम्न में से किस राज्य को प्रथम जैविक कृषि वाले राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? ऑप्शन ए है मणिपुर, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मिजोरम. तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि सिक्किम. सिक्किम पहला राज्य है जिसको जैविक राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, यानी कि ऑर्गेनिक स्टेट का. क्लियर. और सिक्किम के सीएम कौन है? सिक्किम के सीएम हैं प्रेम सिंह तवांग और इसके गवर्नर हैं गंगा प्रसाद. चलिए मैं एक बार लिख के बता देती हूँ. प्रेम सिंह, SINGH, प्रेम सिंह तवांग, TAVANG, तवांग. और इसके जो गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद. क्लियर. और देखिए इसके अलावा इसकी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक में. और मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल है. और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है. और मिजोरम की आइजोल है. क्लियर. चलिए नेक्स्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है. कहाँ से प्रकाशित की जाती है? IMF के द्वारा, या WTO के द्वारा, या UNCTAD के द्वारा, या विश्व बैंक के द्वारा. देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा. क्लियर. ये जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो विश्व बैंक के द्वारा प्रकाशित की जाती है. ठीक है. और विश्व बैंक का जो हेड क्वार्टर है वो है वॉशिंगटन DC में. और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1944 को. ठीक है, 1944 में. ठीक है. इसकी स्थापना है कब हुई थी? 1944 में. और इसके जो अभी प्रेजेंट में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो हैं डेविड मालपास, DEVID MALPAS, डेविड मालपास. ठीक है. अगर बात की जाए IMF की तो इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड. क्लियर. क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, MONETARYFUND, मॉनेटरी फंड. क्लियर. और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में. और इसका जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ था, स्थापना हुई थी, वो हुई थी 27 दिसंबर 1945 को. क्लियर. ये हो गया IMF के बारे में. और IMF की जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं अभी वो हैं क्रिस्टेलिना जॉर्जिएवा. और इसके बाद बात की जाए WTO की तो WTO की फुल फॉर्म हो जाएगी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन. इसकी इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1 जनवरी 1995 को. ठीक है. और ये इसने किसको रिप्लेस किया था? ये किसकी जगह आया हुआ है? ये आया हुआ है गेट की जगह, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड. ठीक है. इसने गेट की जगह ये आया हुआ है मतलब. ठीक है. और तो जैसे जो गेट है उसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1948 को. और फिर उसकी जगह जब ये है तो ये आया है 1 जनवरी 1995 को. ठीक है. इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में और जेनेवा है स्विट्जरलैंड में. क्लियर. और इसके अभी जो प्रेजेंट में हेड है वो है रोबर्टो अज़ाविडो. ये कौन है? ये ब्राज़ीलियन है, मतलब इनकी नेशनलिटी क्या है? ब्राज़ीलियन है. क्लियर. अब बात करें UNCTAD की तो इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट. और इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 30 दिसंबर है, 13 नहीं है, 30 दिसंबर और 1964 को. क्लियर. चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? ऑप्शन है
ऑप्शन ए है लेह, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी है चेरापूंजी। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि लेह में। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? लेह में। यहाँ कितनी होती है? 9.20 सेंटीमीटर। ठीक है, और बात करी जाए बीकानेर की तो बीकानेर में होती है 24.30 सेंटीमीटर, और जैसलमेर में होती है 10 सेंटीमीटर, और चेरापूंजी में होती है 1100 सेंटीमीटर। यहाँ तो सबसे ही ज़्यादा होती है। चेरापूंजी के मासिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग स्थित है, कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, जोधपुर या पुणे? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि नई दिल्ली में। भारतीय मौसम विज्ञान की स्थापना है वो हुई थी 1875 में, और ये कहाँ? दिल्ली में। क्लियर? और ये किसके अधीन काम करता है? ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन काम करता है। ठीक है, किसके? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अधीन। चलिए नेक्स्ट है आपका, इस मृदा को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि यह नमी रोक सकती है, नमी रोक कर रखती है। वह कौन सी मृदा है? ऑप्शन ए है लाल, या काली, या लैटेराइट, या जलोढ़? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी यानी कि काली मिट्टी। ठीक है, काली मिट्टी है, ये शीघ्र ही जल धारण की क्षमता रखती है, मतलब ये जल वाटर को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, और यह भीगने पर चिपचिपी हो जाती है तथा सूखने पर दरार युक्त हो जाती है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको एक और नाम से बुलाया जाता है स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। इसको स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? तो ऑप्शन ए है आपका गोसाई थान, ऑप्शन बी है कामेत, ऑप्शन सी है नंदा देवी, ऑप्शन डी है आपका त्रिशूल। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए गोसाई थान। देखिए, जो कामेत हैं, नंदा देवी हैं और त्रिशूल, ये तीनों के तीनों भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं, जबकि ये गोसाई थान है, ये कहाँ है? ये तिब्बत में नेपाल की सीमा के पास स्थित है, नेपाल की सीमा के पास। क्लियर? कहाँ? नेपाल की सीमा के है तो तिब्बत में, लेकिन तिब्बत में जब जहाँ नेपाल का बॉर्डर पड़ता है उसी के पास है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है। ऑप्शन ए जोजिला, ऑप्शन बी रोहतांग, ऑप्शन सी नाथुला, ऑप्शन डी खैबर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी कि नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा है, ये सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 14,450 फीट। इसकी ऊंचाई 14,450 फीट है। ये भारत चीन युद्ध के दौरान इसको ये दर्रा चर्चा में आया था। नाथुला दर्रा कब? जब भारत चीन युद्ध हुआ था तब इसको बंद कर दिया गया था। ठीक है, फिर इसको जुलाई 2006 में इसको खोल दिया गया। दोनों चीन में और भारत में बात हुई तो बातचीत के जरिए फिर इसको 2006 में खोल दिया गया था। किस लिए? व्यापार की वजह से। ठीक है, यहाँ से ट्रेड होता है, भारत और चीन का ट्रेड जो होता है वो यहीं से होता है, इसी रास्ते से। ठीक है, और यहीं से दार्जिलिंग और चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का रास्ता भी है। क्लियर? चलिए, और हाँ, यहाँ का एक और दर्रा है, जेलेपला दर्रा है, वो भी सिक्किम का ही दर्रा है। क्लियर? चलिए, अब बात करें अगर जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई है 11,578 फीट। इसकी ऊंचाई 11,578 फीट है। यह दर्रा जम्मू कश्मीर की जास्कर श्रेणी में स्थित है। ठीक है, और बात करें अगर रोहतांग दर्रे की, तो इसको जो रोहतांग दर्रा है इसकी ऊंचाई है 13,044 फीट। ठीक है, कितनी ऊंचाई है इसकी? 13,044 फीट। और ये जो रोहतांग दर्रा है ये हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, और इससे होकर कुल्लू जिले के लिए और लाहौल स्पीति जिले के इन दोनों को ये जोड़ता है। रोहतांग दर्रा कुल्लू जिले को और लाहौल स्पीति जिले को, इन दोनों को जोड़ता है, और यहीं से लेह मनाली हाईवे गुजरता है इसी दर्रे से, रोहतांग दर्रे से। ठीक है, और यहीं रोहतांग दर्रे से ही जो रावी नदी है उसका उद्गम भी हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है खैबर दर्रा। जो खैबर दर्रा है इसकी ऊंचाई है 3,510 फीट। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? ये उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान की सीमा पे और अफगानिस्तान के बीच जो हिंदू कुश पर्वत है
उसी की एक पहाड़ी पड़ती सफेद कोह पर्वत श्रृंखला, उसी में ये स्थित है। इसी दर्रे के जरिए भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया के बीच आवागमन होता है। भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य एशिया के बीच आवागमन होता है। और जो उत्तर पश्चिमी जो आक्रमणकारी हमारे यहाँ आए थे, जैसे कि तैमूर आया था, बाबर आया था, हुमायूं आया था, नादिर शाह आया था और अहमद शाह अब्दाली, ये सब इसी दर्रे से होकर आए थे। कहाँ से? खैबर दर्रे से होकर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है आपका, भारत और बांग्लादेश के बीच फरक्का बांध विवाद किस नदी के जल बंटवारे को लेकर है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी तीस्ता और ऑप्शन डी दामोदर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि गंगा। जो ये फरक्का बांध है, ये गंगा, जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल के जो मुर्शिदाबाद जिला है उसी में गंगा के किनारे पर ये स्थित है। और ये कब बनाया गया था? ये 1972 में बनाया गया था। ठीक है, फरक्का बांध कब बनाया गया था? 1972 में। ये बांग्लादेश से कितनी दूर है? ये बांग्लादेश की सीमा से 16.5 किलोमीटर दूर है, यानी कि 16.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये। ठीक है, और ये गंगा के बारे में मैंने आपको बताया था कि गंगा है, उसका उद्गम कहाँ से होता है? गंगोत्री गौमुख से होता है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है? जो उत्तराखंड में पड़ता है। और उसके उत्तराखंड के बाद ये कहाँ जाती है? यूपी में जाती है, देन बिहार में जाती है, फिर झारखंड में जाती है, और झारखंड के बाद ये कहाँ जाती है? पश्चिम बंगाल में जाती है। और पश्चिम बंगाल के बाद ये चली जाती है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में इसको गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा बोलते हैं, पद्मा नदी कहते हैं। और इसकी गंगा नदी की संपूर्ण लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर है इसकी संपूर्ण लंबाई। और इसको राष्ट्रीय नदी भी इसको घोषित किया गया था। ठीक है, कब? 2018 में। और ये सबसे लंबी नदी है। ठीक है, और इसमें 2 जीव पाए जाते हैं। कौन कौन से? एक तो डॉल्फिन पाई जाती है और दूसरी बैक्टीरियोफेज वायरस, जो क्या करते हैं? जो स्वतः शुद्धिकरण करते हैं। ठीक है, अपना जो शुद्धिकरण है वो क्या करते हैं? स्वतः करते हैं, यानी कि सेल्फ प्योरिफिकेशन होता है इन बैक्टीरियोफेज वायरस में। इसी वजह से जो गंगा का पानी है वो खराब नहीं होता, इसीलिए उसको पवित्र पानी बोला जाता है, यानी कि गंगा के जल को पवित्र जल बोला जाता है। ठीक है, और जो इसकी सहायक नदियां हैं वो कौन कौन सी हैं? रामगंगा है जो उसको सबसे पहले मिलती है। कौन सी? रामगंगा इसको सबसे पहले मिलती है, सबसे पहली इसकी सहायक नदी है। और जो सबसे लास्ट में इसको मिलती है वो है महानंदा। सबसे लास्ट में इसको मिलती है महानंदा, ये सबसे लास्ट में इसको मिलती है। ठीक है, और अगर पानी के आधार पर देखें, यानी कि लंबाई के आधार पर देखें इसकी, तो घाघरा है इसकी सहायक नदी सबसे लंबी। और अगर मतलब पानी के आधार पर घाघरा है और लंबाई के आधार पर लॉन्गेस्ट देखें तो कौन सी है? तो वो यमुना नदी है, वो इसकी सहायक नदी सबसे। अगर कहा जाए कि पानी के आधार पर सबसे बड़ी सहायक नदी गंगा की कौन सी है, तो आंसर होगा घाघरा। अगर कहा जाए कि गंगा की सबसे लॉन्गेस्ट, सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, तो आंसर होगा यमुना। अगर कहा जाए कि गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है जो उसको सबसे पहले मिलती है, तो हो जाएगा रामगंगा। अगर कहा जाए कि गंगा की सहायक नदी गंगा की सहायक नदी बताओ जो उसको सबसे बाद में मिलती है, यानी कि भारत में सबसे बाद में मिलती है, तो वो हो जाएगा महानंदा। यहाँ के बाद ये चली जाती है फिर कहाँ? बांग्लादेश में, जहाँ इसको क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं। क्लियर? चलिए, और एक चीज़ और मैंने आपको बतानी थी, एडिशनल है थोड़ी सी, कि जो दक्षिण से उत्तर में बहने वाली नदी कौन सी है? सोन नदी है। और धरातल से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? गोमती नदी है। ठीक है, ये मुझे आपको बताना था। चलिए, अब अगर बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ब्रह्मपुत्र नदी है, इसका मैंने बताया था कि ये कहाँ से निकलती है। इसका ओरिजिन हुआ है तिब्बत की मानसरोवर झील से। ठीक है, और तिब्बत में इसको क्या कहते हैं? तिब्बत में इसको सांगपो नदी कहते हैं। और इसकी टोटल लंबाई कितनी है? इसकी टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर। ठीक है, और इंडिया के अंदर इसकी लंबाई कितनी है? इंडिया के अंदर है इसकी लंबाई 917 किलोमीटर। ठीक है, और ये सबसे पहले तिब्बत से आती है, फिर कहाँ जाती है? कहाँ आती है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले आती है भारत में। तो अरुणाचल प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? दिहांग नदी कहते हैं, दिहांग। अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग नदी कहते हैं। ठीक है, दिहांग नदी के बाद फिर अरुणाचल प्रदेश के बाद फिर ये आ जाती है असम में। असम के बाद चली जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में इसको क्या कहते हैं? जमुना, यमुना नहीं, जमुना। ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश में गंगा को क्या कहते हैं? पद्मा कहते हैं, पद्मा। ठीक है,
गंगा को क्या कहते हैं, पद्मा, और इसको क्या कहते हैं, ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, जमुना। ठीक है। और मैंने आपको और कुछ बताया था कि ये जो इसकी ब्रह्मपुत्र है, इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, सबसे बड़ी इसकी सहायक नदी है शुभना श्री, शुभना श्री, ये इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्लियर। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि इसी नदी पे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप बना हुआ है, कौन सा, माजुली नदी द्वीप, माजुली नदी द्वीप। ठीक है। ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ठीक है। और इसको क्या है, और इस पे एक और पुल बना हुआ है, इस पे कौन सा, भूपेन हजारिका ब्रिज बना हुआ है इस पे। और ये किसको किसको जोड़ता है, ये अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ता है, यानी अरुणाचल प्रदेश का जो ढोला ड्रम है उसको असम के सादिया से जोड़ता है, इसीलिए इसको ढोला सादिया ब्रिज भी कहते हैं। और ये विश्व का सबसे बड़ा ब्रिज है, भूपेन हजारिका ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 915 किलोमीटर। ठीक है। इसके अलावा एक और इस पे ब्रिज बना हुआ है, कौन सा, बोगी बिल ब्रिज। मैंने आपको बताया था कि बोगी बिल ब्रिज, ये कैसा ब्रिज है, ये 2 लेन ब्रिज है, यानी कि इस पे नीचे क्या चलती है, नीचे इस पे ट्रेन चलती है, ऊपर इसके बस चलती हैं। ठीक है। बस या ट्रक, मतलब इस तरह ऊपर रोड बना हुआ है और नीचे इस पे ट्रेन चलती हैं। ठीक है। ये इस तरीके से 2 लेन भारत का ये सबसे विश्व का सबसे लंबा ब्रिज है। अगर ये देखा जाए कि 2 लेन ब्रिज ऐसा कौन सा है जो क्या कहते हैं सबसे लंबा है, तो वो यही है, बोगीबिल ब्रिज। ठीक है। ये कहाँ बना हुआ है, ये भी इसी नदी पे बना हुआ है, ब्रह्मपुत्र नदी पे। ये किसको जोड़ता है, ये धीमाजी को डिब्रूगढ़ से जोड़ता है। क्लियर। चलिए, अब अगर बात की जाए तीस्ता नदी की, तो ये तीस्ता नदी है, ये कहाँ से निकलती है, ये सिक्किम तथा पश्चिम बंगाल से होकर और फिर उसके बाद कहाँ जाती है, बांग्लादेश होकर बहती है ये, और ये पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग में बहती है। क्लियर। और तीस्ता नदी को सिक्किम तथा बंगाल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 900 किलोमीटर। ठीक है। उसके बाद फिर ये भी कहाँ चली जाती है, उसके बाद ये भी ब्रह्मपुत्र नदी से मिलके और ये भी बांग्लादेश चली जाती है, कौन, तीस्ता नदी। ठीक है। और फिर उसके बाद करें दामोदर नदी की, तो दामोदर नदी तथा ये दामोदर नदी है कहाँ बहती है, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में बहती है। इसी नदी के जल से दामोदर घाटी जो पनबिजली परियोजना है वो चलाई जा रही है। और भारत के प्रमुख कोयला और अभ्रक क्षेत्र हैं वो इसी दामोदर नदी की घाटी में ही स्थित हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है। ऑप्शन ए है लिथियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है फ्रेंसियम एंड ऑप्शन डी है सीरियम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, कौन, फ्रेंसियम। ठीक है। कमरे के मानक तापमान पर अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर, कमरे का मानक तापमान कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो इस पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव के रूप में पाए जाते हैं, तथा इसके अलावा सीजियम, रुबीडियम, सीजियम को किससे डिनोट करते हैं, CS से, रुबीडियम को RB से। ठीक है। और फ्रेंसियम को FR, तथा गैलीलियम को करते हैं GA से। कमरे के तापमान पर या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं या चेंज हो जाते हैं। क्लियर। चलिए, नेक्स्ट है, धब्बा रहित लोहा बनाने में लौह के साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है। यानी कि धब्बा रहित लोहा का मतलब क्या हुआ, स्टेनलेस स्टील। जो हमारे बर्तन लेके आते हो, जो उन पे लिखा हुआ होता है, ऊपर टैग लगा होता है उस पर, स्टेनलेस स्टील, ये वही उसका हिंदी रूपांतरण है इसका, धब्बा रहित लोहा। ठीक है। तो ये किसका महत्वपूर्ण, ये किसके साथ प्रयुक्त होने वाली महत्वपूर्ण धातु है, एल्यूमिनियम या फिर क्रोमियम या टिन या फिर कार्बन। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि क्रोमियम के साथ ये प्रयुक्त होने वाली मिश्र धातु है। इसमें क्या क्या होता है, इसमें जो आयरन होता है, आयरन कितना होता है, इसमें आयरन होता है 89.4%। ठीक है। और इसके अलावा इसमें जो क्रोमियम है, ये क्रोमियम कितना होता है, ये होता है 10.0%। ठीक है। यानी कि 10% होता है। ठीक है। इसके अलावा जो कार्बन होता है ये होता है 0.25%। ठीक है। इसके अलावा मैग्नीज होता है MAGNESE, मैग्नीज होता है, वो होता है 0.35%। ठीक है। सारा हो गया। और इसमें सिलिकॉन नहीं मिलाया जाता है, जबकि इसमें थोड़ी सी मात्रा में निकिल मिलाया जाता है। कितना निकिल, कितना मिलाया जाता है, 0.8% इसमें निकिल मिलाया जाता है। क्लियर। चलिए,
नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से है ये, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोटीन नहीं है? कैरोटीन या फाइब्राइन या ऑक्सीटोसिन या फिर कालांखन? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, ये मानवीय संबंधों को यानी कि ह्यूमन रिलेशंस को गढ़ने में मदद करता है, और इसीलिए इसे क्या कहते हैं? कडल हार्मोन कहते हैं या फिर लव हार्मोन भी कहा जाता है। किसको? ऑक्सीटोसिन हार्मोन को। क्लियर? चलिए, और देखिए ये जो केराटिन प्रोटीन है, ये हमारी स्किन की जो ऊपर वाली लेयर है, ये वहाँ पे ये हमारी स्किन की ऊपर वाली लेयर में पाई जाती है और हमारे बालों में पाई जाती है केराटिन प्रोटीन। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है वायुमंडल की अपेक्षा आर्द्रता पाई जाती है। आर्द्रता पाई जाती है कहाँ? हाइड्रोमीटर से। पाई जाती नहीं, यहाँ मापी जाती होगी, पाई जाती नहीं है, मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, या लैक्टोमीटर से, या पोटेंशियोमीटर से। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, हाइग्रोमीटर से। ठीक है, यह वह उपकरण है जिसकी सहायता से वायुमंडल की सापेक्षित आर्द्रता की माप की जाती है। ठीक है, और बात करी जाए अगर लैक्टोमीटर की, तो इससे क्या, इससे हम लोग दूध की शुद्धता नापते हैं, यानी कि दुग्ध का शुद्धता मापी यंत्र कहा जाता है इसको। और अगर बात करें हाइड्रोमीटर की, तो इससे क्या मापा जाता है? इससे द्रव एवं जल का घनत्व मापा जाता है। और अगर पोटेंशियोमीटर की बात करें, तो इससे क्या, विभवांतर का मापन करते हैं। किसका? विभवांतर का। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके रक्षण से संबंधित है? ऑप्शन ए हरित गृह गैस है, ऑप्शन बी अम्लीय वर्षा, ऑप्शन सी ओजोन परत। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि ओजोन परत। मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है वो किसके लिए है? वो ओजोन परत से संबंधित है। वो ओजोन परत का रक्षण करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को साइन किया गया था। क्लियर? और ये कब साइन की गई थी? जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, उसी के पृथ्वी सम्मेलन में ही इसको 1987 में साइन किया गया था, और ये 1 जनवरी 1989 से प्रभावी हुई थी। ठीक है, ओजोन परत का क्षरण किससे होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन से। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल थी, उसमें यही कहा गया था कि जितने भी देश इसमें शामिल हुए थे उनसे यही कहा गया था कि जितना हो सके आप लोग अपने देश में CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम करें। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? ऑप्शन ए है पिटरकड़का मैंग्रोव, ऑप्शन बी है चंबल घाटी, ऑप्शन सी पुलिकट झील, ऑप्शन डी है दीपर झील। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, क्या, चंबल घाटी। देखिए जो घड़ियाल है इसका प्राकृतिक रूप में आवास, अगर प्राकृतिक आवास देखेंगे तो ये चंबल नदी में ही देखना सबसे सही है। यहाँ पे ये सबसे ज़्यादा प्राकृतिक अवस्था मिलता है। और जो घड़ियाल का वैज्ञानिक नाम है वो है गैवियलिस गैंगटीज। एक सेकंड में लिख के बता देती हूँ, GAVIALIS, GANGE, गैंगेटिकस बोलते हैं। ठीक है, ये इसका क्या है? ये इसका जियोलॉजिकल नेम है या फिर वैज्ञानिक साइंटिफिक नेम बोलेंगे। ठीक है, और घड़ियाल की ज़्यादातर संख्या कहाँ मिलती है? चंबल नदी और गिरवा नदी, इन दोनों में मिलती है। ठीक है, और IUCN की रिपोर्ट के अनुसार इसको किस में रखा गया है? इसको रेड लिस्ट में रखा गया है, यानी कि ये जो घड़ियाल हैं ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हैं। ये बहुत मतलब अब जिनकी जो संख्या है वो धीरे धीरे भारत में घटती जा रही है। ठीक है, इसलिए इसको रेड लिस्ट में रखा गया है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय कहाँ है? IUCN का मुख्यालय है ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में क्या है? IUCN का मुख्यालय, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी फुल फॉर्म है IUCN की, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान हंगुल के लिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान हाथी के लिए, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर के लिए। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है वो हंगुल के लिए नहीं है, वो हाथी के लिए है और बाघ के लिए है। बाघ, ठीक है, बाघ के लिए है। ठीक है, और हाथी के लिए है। ठीक है, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान।
और जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है ये हाथी के लिए, ये कहाँ है, ये उत्तराखंड में है, ठीक है। और जो पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, ये केरल में है। और जो मानस राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है, ये असम में है। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है, ये यूपी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु का पक्षी विहार अवस्थित है, कहाँ है, कारिकली में, या फिर कालाकडू में, या फिर कंताकुलम में, या मुडुमलाई में। तो देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, कारिकली में। तमिलनाडु का पक्षी विहार है वो बेदांग यंगल, ऐसे लिखते हैं, बेदांग यंगल, बेदांग यंगल और कारिकली में स्थित है, ठीक है। कारिकली चेन्नई से 46 किलोमीटर दूर पड़ता है, ठीक है। कहाँ से, चेन्नई से 46 किलोमीटर दूर पड़ता है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, या कोलकाता में, या मुंबई में, या चेन्नई में। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली में। नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक्स रिसोर्सेज ये नई दिल्ली में स्थित है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, समानता का अधिकार ये 14 से 18 तक है, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये नहीं सही है, ठीक है। ये सॉरी, ये तो सही है बट ये आर्टिकल इसके गलत है, ठीक है। ये किस में है, ये 23 और 24 में है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 28 है, बिल्कुल सही है। सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार 29-30 में बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। सॉरी सी नहीं, बी, यहाँ पे ऑप्शन बी इज द राइट, क्योंकि यही गलत थे। ये किस में पाए जाते हैं, 23 और 24 में पाए जाते हैं, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, भाग 2 में नागरिकता है, भाग 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 4 में राज्य सरकार हैं। देखिए यहाँ पे आपका भाग 3 बिल्कुल गलत है, क्योंकि भाग 3 में हमारे क्या है, फंडामेंटल राइट्स हैं, यानी कि मौलिक अधिकार हैं भाग 3 में। और जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं ये किस में है, ये भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से लेके आर्टिकल 51 तक हैं ये, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्लियर। तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, बाकी ये सब अपनी जगह बिल्कुल सही है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भारत में द्वैत शासन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत की गई थी। ऑप्शन ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, या भारत सरकार अधिनियम 1919, या भारत सरकार अधिनियम 1935, या स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1919, क्लियर। इसी के अकॉर्डिंग भारत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। तो द्वैत शासन में क्या हो गया था कि मतलब 2 शासन बना दिए गए थे, कौन से, एक मिनट। इस अधिनियम के तहत क्या हुआ था, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। पहली कौन सी, पहली थी राज्य परिषद, पहली कौन सी थी, राज्य परिषद, जिसमें सदस्य कितने थे, नंबर ऑफ मेंबर्स थे जिसमें 60 थे, जिसमें सदस्यों की संख्या जिसमें 60 थी, और जिनका कार्यकाल था 5 वर्ष, ठीक है। और दूसरी क्या थी, मतलब द्विसदनात्मक थी ना, तो दूसरी क्या थी, दूसरी थी केंद्रीय विधानसभा, जिसमें नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे, 144, और उनमें सदस्यों की 144 थे, और जिनका कार्यकाल कितना था, जिनका कार्यकाल था 3 साल, ठीक है। तो किसके तहत हुआ, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919। अगर हम बात करें भारतीय परिषद अधिनियम 1909 की, तो इसको हम क्या, इसको कहा जाता है मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है इसको। मॉर्ले मिंटो सुधार के तहत क्या हुआ था कि जो लॉर्ड मॉर्ले था वो इंग्लैंड में भारत का सचिव था, और जो वायसराय था वो मिंटो था, वो कहाँ का वायसराय था, भारत का वायसराय था। इसी के तहत भारतीय मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, किसको, 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत, जो भारतीय हिंदू और मुसलमान को अलग अलग निर्वाचन मंडल उनको दे दिया गया, ठीक है। गांधी जी ने इसी को क्या कहा था, इसी को गांधी जी ने कहा था कि ये भारत का सर्वनाश है। मॉर्ले मिंटो सुधार को कहा था गांधी जी ने कि ये भारत का सर्वनाश है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम अलग अलग बट गए थे, इसलिए उन्होंने कहा था इसको, ठीक है। और अगर बात की जाए 1935 की, भारत सरकार अधिनियम 1935 की, तो ये 1 अप्रैल 1935 को
लागू हुआ था और इसी के तहत 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। और हमारे संविधान का 80% भाग है वो इसी से लिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। ठीक है। और इसके तहत क्या हो गया, जो प्रांतों में द्वैत शासन जो लगाया गया था, इसके तहत भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत, यानी कि इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। ठीक है। तो इसके तहत जो द्वैत शासन लगाया गया था वो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हटा दिया गया। ठीक है। और इसी अधिनियम के तहत 1935 ईस्वी को भारतीय सुप्रीम कोर्ट को कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। लेकिन ये कार्यरत कब से हुआ था सुप्रीम कोर्ट? ये कार्यरत हुआ था 1937 से। लाया गया था 35 में, लेकिन कार्यरत कब से हुआ? कार्यरत हुआ 1937 से। ठीक है। और 1937 में ही बर्मा को भारत से अलग किया गया था। ठीक है। और अगर बात की जाए स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की, तो जो ब्रिटेन पीएम था उस टाइम पे 1947 में ब्रिटेन पीएम था क्लीमेंट एटली। ठीक है। इसी के द्वारा 20 फरवरी 1947 को भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की गई। और इसी ने क्लीमेंट एटली ने कहा कि भारत 30 जून 1948 ईस्वी से पहले हम स्वतंत्र कर देंगे, मतलब भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। कब? 30 जून 1948 के पहले। इसी के तहत इसने 4 जुलाई 1947 को ब्रिटेन में एक बिल पारित हुआ, जो 18 जुलाई 1947 को ये बिल 4 जुलाई 1947 को ये बिल पारित हुआ। और फिर पास कब हुआ? 18 जुलाई 1947 को ये बिल पास हुआ। इसी को भारतीयों ने क्या कह दिया? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसी को कहा गया, जो 1947 का है। ठीक है। और इसके तहत क्या किया कि जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत क्या हो गया, 2 योजनाएं भेजी गई। पहली योजना भेजी गई माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना के तहत क्या हुआ कि भारत और पाक विभाजन हो गया था माउंटबेटन योजना के तहत। और दूसरी भेजी गई थी डिकी बर्ड योजना। क्या? डिकी बर्ड योजना। ठीक है। दूसरी भेजी गई थी डिकी बर्ड योजना। इस योजना के तहत भारत की संविधान सभा का विभाजन हुआ। देखिए, माउंटबेटन योजना के तहत भारत और पाक का विभाजन हो गया था, और डिकी बर्ड योजना के तहत क्या हुआ था? भारत की संविधान सभा का विभाजन हो गया था, जिसमें अभी तक 389 सदस्य थे। और इस योजना के बाद क्या हो गया? 299 सदस्य भारत के पास रहे और 90 सदस्य कहाँ चले गए? पाकिस्तान चले गए थे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा था? 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा, या 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा, या 1858 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा। इस अधिनियम के द्वारा क्या क्या प्रावधान हुए थे? भारत एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया था। ठीक है। इसके अलावा जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और इसी के तहत जो लॉर्ड विलियम बेंटिक था वो भारत का पहला गवर्नर जनरल बनकर आया था। ठीक है। वो था तो पहले वो कौन था? बंगाल का गवर्नर जनरल था। ठीक है। और लेकिन इसके बाद वो 1828 से ही था बंगाल का गवर्नर जनरल, लेकिन जब चार्टर एक्ट ये 1833 आ गया तो इसके तहत वो पहला भारत का गवर्नर जनरल बन गया। अगर क्वेश्चन आए कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो आंसर होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, धन विधेयक को किसकी सिफारिश पर राज्य विधानसभा में पेश किया जाता है? ऑप्शन ए वित्त मंत्री, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी विधानसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन बी, यानी कि राज्यपाल। ओके। चलिए अब नेक्स्ट है आपकी करंट अफेयर। चलिए हम करंट अफेयर देखते हैं आज की। हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थलों पर मास्क न पहनने व थूकने वालों पर कितने रुपए जुर्माना लगाने का प्रावधान किया है? ऑप्शन ए है 500 रुपये, ऑप्शन बी है 1000 रुपये, ऑप्शन सी है 1500 रुपये एंड ऑप्शन डी है 2000 रुपये। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 500 रुपये। हरियाणा सरकार के हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, इन्हीं ने कहा है कि राज्य में जो कोरोना लॉकडाउन है इसी के दौर में जो मास्क नहीं पहनेगा या फिर कोई सार्वजनिक स्थानों पर थूकेगा तो उस पर कितने रुपए जुर्माना लगेगा? 500 रुपये जुर्माना दिया जाएगा, उसे 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
नेक्स्ट है, यूरोपीय संघ की प्रमुख उर्सुला फॉन डेर लोयन ने कोरोना वायरस के असर से निपटने के लिए हाल ही में कितने अरब डॉलर की योजना का प्रस्ताव रखा है? ऑप्शन ए है 250 अरब, ऑप्शन बी है 750 अरब, ऑप्शन सी है 950 अरब, ऑप्शन डी है आपका 350 अरब डॉलर। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 750 अरब डॉलर की उन्होंने मदद देने के लिए कहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है राहुल सचदेवा, ऑप्शन बी है कमल त्यागी, ऑप्शन सी है पीके नायर और ऑप्शन डी है मनोहर सिंह। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि पीके नायर। केंद्र सरकार ने पीके नायर को नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त करने की घोषणा की है। ये वर्तमान में कहाँ थे? ये वर्तमान में हम्बनटोटा में भारत के महावाणिज्य दूत के रूप में तैनात हैं। ठीक है, और उन्हें शीघ्र ही कार्यभार संभालने की संभावना है। उनकी नियुक्ति राजेश अग्रवाल के स्थान पर की गई है। इससे पहले कौन था? राजेश अग्रवाल थे। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को 1100 साल पुराना शिवलिंग मिला है? ऑप्शन ए है रूस, ऑप्शन बी तुर्की, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी वियतनाम। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, कौन है? वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में हाल ही में एएसआई को बलुआ पत्थर से बना एक विशाल शिवलिंग खुदाई में मिला है। इस शिवलिंग के मिलने की जानकारी भारत के विदेश मंत्री हैं जो एस जयशंकर प्रसाद, इन्होंने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दी थी, उसकी तस्वीरें साझा करके। वियतनाम साउथ ईस्ट एशिया का बेहद खूबसूरत और शांत देश माना जाता है। भारत के साथ इसके बहुत पुराने संबंध हैं। यहाँ 13वीं शताब्दी तक की बौद्ध धर्म और हिंदू धर्म से संबंधित बेहद खूबसूरत कलाकृतियाँ पहले भी मिली हैं। और यहाँ का जो माईसोन मंदिर परिसर है, उसी की खुदाई के दौरान शिवलिंग की जो मूर्ति है वो किसको मिली है? एएसआई को मिली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एक मिनट, नेक्स्ट है, हाल ही में फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है? ऑप्शन ए नाओमी ओसाका, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी मारिया शरापोवा। देखिए यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, यानी कि नाओमी ओसाका। ठीक है, ये कहाँ की है? ये जापान की टेनिस खिलाड़ी हैं। ठीक है, और ये अब विश्व में सर्वाधिक कमाई करने वाली महिला खिलाड़ी बन गई हैं। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पिछले 12 महीनों में 3 करोड़ 74 लाख डॉलर की कमाई की है। 3 करोड़ 74 लाख डॉलर, ठीक है, की कमाई की है। 2 बार इन्होंने दो बार ग्रैंड स्लैम जीता हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा जो अमेरिकी प्रतिद्वंदी है इनकी सेरेना विलियम्स है, इनको इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। जो सेरेना विलियम्स है ये इनसे 14 लाख डॉलर पीछे हैं। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी निजी अस्पतालों को अपने अधिकार में ले लिया है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है पंजाब। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में जो कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं वो कंटिन्यू लगातार बढ़ रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए वहाँ के जितने भी निजी अस्पताल हैं और निजी डॉक्टर हैं, उन सबको वहाँ के मुख्यमंत्री ने राज्य सरकार ने पूरी तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट, भारतीय बहुउद्योग कंपनी आईटीसी ने सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड की कितने प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने पर सहमति व्यक्त की है? 50% या 100% या फिर 70% या 40%? तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, यानी कि 100%। सनराइज फूड्स प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है ये पश्चिम बंगाल में संगठित एक मसाला उद्योग कंपनी है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि लैक फार्मिंग को कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। देखिए
तो यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इन्हीं के अनुसार इस प्रकार इन्होंने ये निर्णय लिया है कि जितने भी जो भी किसान हैं, इस प्रकार का किसानों के लिए काफ़ी लाभदायक साबित होगा इनका ये निर्णय कि पहले ये जो लाख था ये खेती में नहीं था, मतलब कृषि में नहीं आता था, ठीक है। तो इसको कृषि का दर्जा दे दिया, और कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाखों जो किसान हैं वो क्या हो सकेगा, अब क्रेडिट कार्ड से जितनी भी फ़ायदे हो सकेंगे वो सब इसका फ़ायदा ले सकेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, गुजरात, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए यानी कि उत्तराखंड। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उत्तराखंड में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया। इसे अक्टूबर में इस सुरंग का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस सुरंग का निर्माण किसने किया है? बीआरओ ने, यानी कि बीमा सड़क संगठन ने उत्तराखंड की चार धाम परियोजना योजना के तहत किया है इसको। और नितिन गडकरी ने कहा है कि ऑल वेदर रोड परियोजना का काम जल्द ही पूरा होगा। इसके बाद जो चार धाम यात्रा है वो बहुत सुगम हो जाएगी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट है, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त किस पूर्व विश्व चैंपियन का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है? तो ऑप्शन ए है यहाँ पे सतीश शिवलिंगम, ऑप्शन बी है आरबी राहुल, ऑप्शन सी मिहिर सेन, ऑप्शन डी मीराबाई चानू। तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी मीराबाई चानू। देखिए, भारतीय भारोत्तोलन महासंघ ने खेल रत्न पुरस्कार प्राप्त पूर्व विश्व चैंपियन मीराबाई चानू का नाम अर्जुन पुरस्कार के लिए भेजा है। महासंघ ने चानू, रागाला वेंकट राहुल और पूनम यादव के नाम भेजे हैं। मीराबाई चानू को साल 2018 में भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली के साथ इनको खेल रत्न पुरस्कार भी दिया गया था। इसके अलावा इनको इसी साल पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। क्लियर। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस। आई होप आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आप लोग लाइक एंड शेयर करते हैं तो मुझे उससे बहुत मोटिवेशन मिलता है और मुझे आपके लिए और भी अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है उससे। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।